नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये समझने की प्रयास कर रहे थे कि 19वीं शताब्दी में किस तरह से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होता है। इनमें जो हिंदू समाज है या हिंदू धर्म के अंदर जो सुधार आंदोलन हुआ उनके संबंध में हमने विस्तृत चर्चा किया था। इनमें सबसे पहले जो ब्रह्म समाज के द्वारा प्रयास किया गया, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, फिर दूसरे जो समाज सुधारक थे जिनमें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया जाता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इन सब चीज के विषय में समझ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय समाज में जो खास करके मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे उनमें किस तरह की प्रयास किया जाता है समाज सुधार के लिए, और जो मुस्लिम धर्म के अंदर समाज सुधार के लिए किस तरह की प्रयास होता है, उनसे संबंधित व्यक्ति जो योगदान दिया था, इन सब चीजों को आज समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 19वीं शताब्दी के आसपास जिस तरह से भारत के हिंदू समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, खास करके महिलाओं को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के जो बुराइयां थी, कहीं न कहीं ये चीज जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर भी देखने को मिलता था। पर्दा प्रथा जैसे रूढ़िवादी विचारें थी, महिलाओं को बहुत कम अधिकार दिया गया था, उनको घर के अंदर ही रहना होता था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। और मुस्लिम समाज के अंदर जो बहुविवाह जैसी प्रथाएं थी, पॉलीगेमी, जिसमें कि एक पुरुष एक साथ एक से ज्यादा स्त्रियों से शादी कर सकते थे, इस तरह की समस्याएं जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर भी देखने को मिलता था। और जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, इस दौरान जो पश्चिम की विचारें हैं, पश्चिम की जो नई नई सोच है, वो भी कहीं न कहीं भारत में पहुंचा। और इससे भी जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर ये सोच गया। देखिए, जो पश्चिमी विचार है, पश्चिमी विचार का जो मुस्लिम समाज है, इस पर दो तरह के प्रभाव देखने को मिला। एक तो उस समाज के कुछ लोग ऐसे थे जो पश्चिम के विचारों से प्रभावित होकर के अपने समाज के अंदर, अपने धर्म के अंदर बदलाव लाना चाहते थे, ताकि उसके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाप्त किया जाए। दूसरे तरफ उन्हीं धर्म के कुछ लोग ऐसे हुए जिनको लगता था कि जो पश्चिमी विचार है या पश्चिमी धर्म के प्रभाव में कहीं न कहीं जो इस्लाम का मूल स्वरूप है, उनके धर्म के अंदर जो चीजें हैं वो चीजें धीरे धीरे बदल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि उसके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को, उन कुप्रथाओं को खत्म किया जाए, नहीं तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट होकर के ईसाई में बदल जाएंगे या पश्चिम के विचारों से, पश्चिम के सोच से प्रभावित हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो भारतीय हिंदू समाज में परिवर्तन हो रहा था, तो इस परिवर्तन से प्रभावित होकर के जो मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी चाहा कि उनके समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए और समाज को बेहतर बनाया जाए, स्त्रियों के जीवन में सुधार किया जाए। और उसके जीवन में सुधार करने के लिए जरूरी था कि उनको शिक्षा का अधिकार मिले। उसको जो पर्दा प्रथा के अंदर रख करके घर के अंदर रहना होता था, पुरुषों के बराबर उसको किसी भी तरह का हक नहीं था, वो सब हक दिया जाए। और कुरान को फिर से व्याख्या किया जाए। कुरान के अंदर जो बहुत सारी रूढ़िवादी विचारें हैं या ऐसी मान्यताएं हैं जो लोगों को धर्म के अंदर बांध करके रखता है, लोगों को नई सोच, नई विचारधारा की ओर जाने से रोकता है, उस तरह की सोच से लोगों को रोका जाए और समाज में एक परिवर्तन के द्वारा समाज को बेहतर बना दिया जाए। इस तरह से बहुत सारे समाज सुधारक हुए इस्लाम धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर, जिन्होंने समय समय पे प्रयास किया और कई तरह की संस्थाओं की भी स्थापना की। और इस संस्था की स्थापना करके इनमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया और उसका ये प्रयास रहा कि बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला मुस्लिम समाज में, जो मुस्लिम धर्म है उसके अंदर। तो आइए इन्हीं कुछ रिफॉर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं जो मुस्लिम समाज में हुआ था। इसमें जो सबसे पहला आंदोलन सुधार के लिए हुआ था वो था वहाबी आंदोलन।
वहाबी आंदोलन। इनमें जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था मुस्लिम धर्म सुधार के अंदर, वो था वहाबी आंदोलन। और इस आंदोलन के पीछे का क्या कारण रहा? तो मुस्लिम धर्म के अंदर पश्चिमी विचारों का बढ़ता प्रभाव, तो मुस्लिम धर्म के अंदर जो पश्चिम की विचार है, जो यूरोप में चीजें परिवर्तन हो रहा था, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था, और उस पुनर्जागरण की वजह से जिस तरह के नए विचारें भारत में पहुंच रहा था, तो कहीं ना कहीं इससे जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे, उसके अंदर पश्चिमीकरण की कुछ न कुछ भावनाएं आई। क्योंकि उस समय मुस्लिम धर्म बहुत ज्यादा रूढ़िवादी विचारों से था। बहुत तरह के इनमें ऐसी विचारें थी जो इनको लिबरल नहीं बनाता था, जो उदारवादी विचारें नहीं था। जब पश्चिम में पुनर्जागरण हुआ और पश्चिम में धर्म को लेकर के, समाज को लेकर के नई तरह की बातें की जाने लगी, तो बहुत सारे लोग पश्चिम के विचारों से प्रभावित हुआ, और बहुत सारे ऐसी चीजें मुस्लिम धर्म के अंदर आ गया जो उसके हिस्सा नहीं था। तो इससे प्रभावित होकर के एक प्रतिक्रिया के रूप में सुधार आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा, अगर हम ये देखें तो ये यूरोप के पुनर्जागरण से बहुत ज्यादा प्रभावित था। यूरोप के पुनर्जागरण से प्रभावित, यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण हुआ था, पुनर्जागरण के विषय में हमने चर्चा किया था कि पुनर्जागरण एक विचारधारा था जिसमें कि लोग धर्मों को वैज्ञानिक तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर समाज में जो घटनाएं होती है उन सब चीजों को देखने का प्रयास किया, और धर्म जो लोगों के ऊपर विचारें थोप करके रखा था, परंपराएं थोप करके रखा था, उन सब परंपराओं से लोगों ने बाहर निकलने का प्रयास किया, और ये पश्चिम में हुआ। तो इस वजह से जब ये विचारें पुनर्जागरण का पश्चिम में शुरुआत होता है, तो भारत में भी आया, और भारत में जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो भी इससे प्रभावित हुआ, और इसी का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे सुधार आंदोलन की शुरुआत भारत में शुरू हुआ था। देखिए, अगर हम मुस्लिम धर्म के अंदर एक तरह से सुधार आंदोलन था, तो इसकी शुरुआत कहां से होता है? सऊदी अरब से होता है। अगर हम इस शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कहां से होता है? सऊदी अरब से। सऊदी अरब, सऊदी अरब में एक धार्मिक नेता था जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, और इसी व्यक्ति के नाम पर यह आंदोलन की शुरुआत भी होता है। अब्दुल वहाब, सऊदी अरब क्योंकि इस्लाम धर्म के बहुत बड़ा केंद्र है, तो वहां पे इन्होंने अपना विचार देना शुरू किया, और इसके विचार से प्रभावित होकर के सऊदी अरब में भी बहुत बड़ी क्रांति हुई। सऊदी अरब में भी धर्म सुधार की मांग शुरू हुआ। उसी से प्रभावित होकर के ये आंदोलन भारत में भी शुरुआत हुआ, और भारत में जो इस आंदोलन को फैलाने में योगदान दिया था वो एक दिल्ली के इस्लाम धर्म के ही एक बड़े मौलाना कह रहे या फिर इस्लाम धर्म के जो जानकार थे, उसका नाम था शाह वजीउल्लाह। शाह वजीउल्लाह, इन दोनों व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होकर के ये वहाबी आंदोलन की शुरुआत होता है। देखिए, ये जो वहाबी आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था।
अगर हम वहाबी आंदोलन के उद्देश्य की बात करें कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो भारत को दार उल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना। परिवर्तन करना। जो वहाबी आंदोलन भारत में शुरुआत हुआ था, इस आंदोलन के पीछे का उद्देश्य ये था कि भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश। दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम को मानने वाले लोगों का देश। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, क्योंकि भारत में बहुत अलग अलग तरह के धर्मों को मानने वाले लोग थे। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था दारुल हर्ब से भारत को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। ये आंदोलन की जो शुरुआत है, अगर हम इसकी शुरुआत में एक चीज और देखें तो इसका जो शुरुआत होता है ये सिख राज के प्रतिक्रिया से होता है। पंजाब के एरिया में जो सिख राज था, सिख राज, महाराजा रंजीत सिंह का सिख राज जो था, सिख राज के विरुद्ध होता है इनकी शुरुआत। यानी कि जो सिख राज था वो ऐसे एरिया में फैला हुआ था जहाँ पे अधिकांश आबादी मुसलमानों का था। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह ने कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मतलब जो धर्मनिरपेक्ष की भावना है उसको बना करके रखा था। फिर भी जो पंजाब का इलाका है जिस पर महाराजा रंजीत सिंह का शासन था, उस इलाके में इस आंदोलन की शुरुआत होता है और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। किंतु बाद के वर्षों में क्या हुआ कि जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने के बाद ये आंदोलन सिख राज्य के बदले अब पंजाब में जो अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज राज्य के विरुद्ध हो गया और अंग्रेज को वो लोग बाहरी मानते थे और वो उसको इस आंदोलन के जरिए इस देश से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अगर हम भारत में इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को देखें तो इसका सबसे बड़ा जो नेता होगा वहाबी आंदोलन का नेता, अगर वहाबी आंदोलन के सबसे बड़ा नेता के बारे में बात करें तो थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे और इन्होंने अपना केंद्र बनाया। आंदोलन का केंद्र कहां पे स्थापित किया? पटना में। इन्होंने अपने आंदोलन का केंद्र पटना में स्थापित किया और जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उस क्रांति में बहुत सारे मुसलमान वहाबी आंदोलन के विचारों से प्रभावित होकर के 1857 की क्रांति में भाग लेता है, क्योंकि वो भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने की प्रयास करता है और वो अंग्रेज को बाहरी मानते थे, विदेशी मानते थे। इस वजह से उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो इस तरह से वहाबी आंदोलन का ये कहानी रहा और इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किया ये आंदोलन। जो दूसरा आंदोलन है वो है फराजी आंदोलन। दूसरा जो आंदोलन है वो है फराजी आंदोलन या फरेजी, कुछ ऐसा बोला जाता है। आंदोलन, फरेजी आंदोलन।
तो पहला जो मुस्लिम धर्म के अंदर समाज सुधार के लिए आंदोलन हुआ या धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन हुआ, वो कौन सा था? वह था वहाबी आंदोलन। जो सऊदी अरब के एक संत थे अब्दुल बहाब, उनके विचारों से प्रभावित होकर के इस आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और दूसरा आंदोलन था फराजी आंदोलन। इस आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा हुआ था। हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा कब? 1818 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अगर हम इस आंदोलन के क्षेत्र की बात करें कि भारत के किन क्षेत्रों में यह आंदोलन हुआ था, तो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र, पूर्वी बंगाल का क्षेत्र, जिसमें किसान बड़ी संख्या में भाग लिया था। किसान बड़ी संख्या में भाग लिया। और ये जो फराजी आंदोलन है, ये भी जो दिल्ली के जो संत थे, कौन थे? वलीउल्लाह के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के ये आंदोलन भी शुरुआत हुआ था। ये भी वलीउल्लाह के विचारों से प्रभावित होकर इस आंदोलन की भी शुरुआत होता है। देखिए, जो वहाबी आंदोलन है, वहाबी आंदोलन की शुरुआत करने में भी जो दिल्ली के एक मुस्लिम संत थे या मुस्लिम धर्म के अंदर जो एक धार्मिक नेता थे शाह वलीउल्लाह, उनके विचारों से प्रभावित होकर के शुरू हुआ था। और दूसरा जो ये सुधार आंदोलन है, फराजी आंदोलन, ये भी जो दिल्ली के शाह वलीउल्लाह थे, उनके विचारों से प्रभावित होकर के इस आंदोलन की भी शुरुआत होता है। तो इस आंदोलन का जो शुरू में मेन उद्देश्य था वो क्या था? अगर हम इस आंदोलन के उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य तो जो ये फराजी आंदोलन है, इस आंदोलन का शुरू में मुख्य उद्देश्य यही था कि इस्लाम के अंदर जो गैर इस्लामिक बातें शामिल हो चुका है, जो गैर इस्लामिक प्रक्रिया शामिल हो चुका है, उससे मुक्त करना। इस्लाम को गैर इस्लामिक प्रक्रिया से मुक्त करना। प्रक्रिया से मुक्त करना। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, जो ये फराजी आंदोलन है, ये कहीं न कहीं पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। पुनरुत्थानवादी आंदोलन में क्या होता था कि वो ये चाहते थे कि उसके धर्म का जो मूल स्वरूप है वो पूरे शुद्ध है, उसमें किसी तरह की कमियां नहीं है। समय के साथ उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल हो गई है जो उस धर्म का हिस्सा नहीं है। तो ये जो फराजी आंदोलन है, इसकी भी जो शुरुआत हुई थी वो इसी उद्देश्य से हुआ था कि इस्लाम के अंदर जो बहुत सारी पश्चिमी विचार हैं या जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जो चीजें, उन चीजों को इस्लाम से हटा करके फिर से उस धर्म को क्या करना है, उनके मूल स्वरूप तक लेके आना है। यानी कि ये आंदोलन जो था, ये आंदोलन पुनरुत्थानवादी विचारों से प्रभावित था। पुनरुत्थानवादी आंदोलन, पुनरुत्थानवादी आंदोलन शुरू में ये एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद के वर्षों में ये एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसमें संघर्ष शुरू हो जाता है। बाद में क्या होता है कि ये जो फराजी आंदोलन है, ये क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है।
परिवर्तित हो गया और इसमें संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष किसके किसके बीच? इसमें संघर्ष शुरू हो जाता है हिंदू जमींदार एवं मुस्लिम किसान के बीच। बाद के वर्षों में ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है, जिसमें कि एक तरफ हिंदू जमींदार होते हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम किसान होते हैं। इस तरीके से ये आंदोलन क्या हो गया कि हिंसक रूप ले लिया। और फिर क्या किया गया कि जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन के द्वारा इस आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया गया, नहीं खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से जो वहाबी आंदोलन है और जो फराजी आंदोलन है, ये दोनों आंदोलन एक ही विचारधारा से प्रभावित होकर के शुरू हुआ था और इन्होंने इस्लाम के अंदर जो गैर इस्लामिक चीजें शामिल हो चुकी है, यानी कि जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उन चीजों को खत्म करने का प्रयास किया और अपने धर्म को फिर से मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया। यानी कि ये दोनों आंदोलन पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसमें फिर से धर्म के अंदर जो नए बातें शामिल हो चुकी थी समय के साथ, उन चीजों को खत्म करके उनके मूल स्वरूप में आने का प्रयास किया। और दोनों आंदोलन की शुरुआत आम लोगों के द्वारा हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन्होंने क्रांतिकारी स्वरूप को ग्रहण कर लिया। जो इस्लाम धर्म के अंदर धर्म सुधार आंदोलन में एक और आंदोलन आता है, वह है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन आइए अब समझते हैं कि ये देवबंद आंदोलन क्या था और ये आंदोलन किस तरीके से शुरुआत हुआ था। अगर इस आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1886 में, और इस आंदोलन का शुरुआत 1886 में हुआ था। और दो व्यक्ति थे, एक थे मोहम्मद कासिम नानातोबी और राशिद अहमद गंगोही। शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? एक थे मोहम्मद कासिम नानातोबी और दूसरे व्यक्ति थे राशिद अहमद गंगोही। इन दोनों व्यक्ति ने एक संस्था की स्थापना किया था जिसको कहते हैं दारुल उलूम। इस संस्था का इन दोनों व्यक्ति ने स्थापना किया था। कहां पे? अगर स्थान की बात करें तो किस स्थान पे किया था? उस समय जो संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद, संयुक्त प्रांत के देवबंद सहारनपुर जिला, इस स्थान पर इन दोनों व्यक्ति ने एक संस्था की स्थापना किया था जिस संस्था का नाम था दारुल उलूम। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस्लाम धर्म के अंदर जो पश्चिमी विचारधाराएं आ गई है, जो पश्चिमी सोच प्रभावित कर रहा है, उन सोच से इस्लाम धर्म को मुक्त करना। देखिए, जो देवबंद आंदोलन है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य
सबसे पहला तो कुरान एवं हदीस का प्रचार प्रसार करना, कुरान एवं हदीस के शिक्षाओं का प्रसार प्रसार करना, शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। यानी कि कुरान एवं हदीस के अंदर जो शिक्षाएं हैं, ये शिक्षा मुस्लिम समाज में किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर के कुरान से, हदीस से, या अपने धर्म के अंदर जो रीति रिवाज है, अपने धर्म की जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं से कट करके अलग हो रहा था। तो पहला जो इस देवबंद आंदोलन का उद्देश्य था वो यही था कि जो इस्लामिक धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ की फिर से लोगों तक किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए। दूसरा, विदेशी शासक एवं गैर मुस्लिमों के बीच के विरुद्ध जिहाद शुरू करना। जिहाद क्या होता है? जिहाद एक तरह का धार्मिक आंदोलन होता है जो मुस्लिम धर्म में खास करके होता है, जब ये लगता है कि उसके धर्म पर दूसरे धर्म का खतरा है या किसी और तरह का खतरा है, तो जब धर्म के लिए युद्ध किया जाता है तो उसी चीज को कहा जाता है जिहाद। तो देवबंद आंदोलन का जो दूसरा उद्देश्य था वो यही था कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं या जो गैर इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो विदेशी शासक है, अंग्रेज चूंकि भारत पर राज करता था तो अंग्रेज को विदेशी मानते थे उस समय, तो उसके विरुद्ध जिहाद की शुरुआत करना इसका दूसरा उद्देश्य था। अगर हम देवबंद आंदोलन की बात करें तो ये रूढ़िवादी विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। रूढ़िवादी विचारों का मतलब ये हो गया कि ये नहीं चाहते थे कि धर्म के अंदर या मुस्लिम समाज के अंदर नई विचारों का संश्लेषण हो, नए विचार आ सके। ये पुराने विचारों को, कुरान में जो बातें हैं उनके पुराने व्याख्या को मानने वाले लोग थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित था, रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित। और रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित होने की वजह से उस समय मुस्लिम धर्म के अंदर या इस्लाम धर्म के अंदर ही एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन। और अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस तरह से हुआ, ये कैसे होता है, हम आगे समझेंगे। अलीगढ़ आंदोलन ये चाहता था कि इस्लाम के अंदर जो पुराने चीजें हैं, पुराने चीजों को नए दृष्टिकोण से देखा जाए। कुरान की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर वर्तमान समय में जो चीजें हो रही है उस परिप्रेक्ष्य में फिर से उनकी व्याख्या किया जाए, विज्ञान की दृष्टि से कुरान की व्याख्या किया जाए। तो इस चीज के जो देवबंद आंदोलन के लोग थे, देवबंद आंदोलन को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने विरोध किया। तो इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। ये रूढ़िवादी विचारों से काफी प्रभावित थे और इन्होंने देवबंद आंदोलन का विरोध किया। साथ में इन्होंने जो पश्चिमी विचारें एवं संस्कृति है, पश्चिमी विचारों एवं संस्कृति का भी विरोध किया। जो पश्चिमी विचार और पश्चिमी संस्कृति भारत के अंदर आ चुका था और कहीं न कहीं सभी धर्म के अंदर प्रभावित कर रहा था पश्चिमी विचार, तो उसका भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इस समय ही एक भारत में किसकी स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आईएनसी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था, नहीं।
और जो अलीगढ़ आंदोलन है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। वहीं पे जो देवबंद आंदोलन के लोग थे, देवबंद आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या किया था, समर्थन किया था। तो इस तरीके से देवबंद आंदोलन मुस्लिम धर्म के अंदर धार्मिक सुधार के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था, जो रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित था। जो इस्लाम धर्म के जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, और जो विदेशी शासक थे एवं गैर इस्लामिक व्यक्ति थे, उनके विरुद्ध इन्होंने जिहाद का नारा दिया और धार्मिक युद्ध की शुरुआत करने की बात की। अब हम समझते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के अंदर एक और सबसे महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन होता है सैयद अहमद खान के द्वारा, वो कौन सा आंदोलन था, उसके विषय में हम समझते हैं। अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, और इस अलीगढ़ आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, इसमें सबसे पहले नाम आता है सर सैयद अहमद खान का। अहमद खान एवं काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम, ये दो व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करता है मुस्लिम धर्म के अंदर सुधार के लिए। तो ये जो अलीगढ़ आंदोलन है, जिसका शुरुआत काजी नजरुल इस्लाम एवं सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया जाता है, हम समझते हैं कि इस आंदोलन के पीछे क्या उद्देश्य था, आखिर किस तरह से ये अपने समाज को बदलना चाहता था। तो हम इसके उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने, ये ऐसे व्यक्ति थे जो पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे, जो पश्चिम के अंदर विज्ञान एवं तर्क के आधार पर चीजों को देखा जाता था, चीजों को व्याख्या किया जा रहा था, उन विचारों से प्रभावित थे। तो इन्होंने क्या किया कि कुरान का वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या प्रस्तुत किया, कुरान का आधुनिक व्याख्या किया। व्याख्या प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया कि कुरान का आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत किया, क्योंकि कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ था, पर उनकी व्याख्या पुराने समय के अनुसार से होता था, और इन्होंने समझा कि समय के साथ चीजों को बदलना जरूरी है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये सुधारवादी व्यक्ति थे, ये चाहते थे कि नई विचारें, नई तरह की सोच के दृष्टिकोण से कुरान की व्याख्या किया जाए, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, समय के साथ अपने धर्म को, अपने समाज को बेहतर बनाना है, तो उसकी नवीन व्याख्या जरूरी है। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया। नहीं, जो महिलाएं हैं उसमें मुस्लिम धर्म के महिलाओं में पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा था। इस वजह से उनकी स्वास्थ्य पर भी कई तरह की दिक्कतें आती थी। तो इस चीज का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने पश्चात शिक्षा को प्रोत्साहित किया। पश्चात यानी कि जो यूरोपीय शिक्षा या पश्चिम की शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा, को प्रोत्साहित किया। इन्होंने क्या किया कि जो पश्चिमी शिक्षा है, जो पश्चात शिक्षा है, उस शिक्षा को इन्होंने क्या किया कि प्रोत्साहित किया, क्योंकि पश्चिम में हर चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा था। विज्ञान इस समय पश्चिम में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा था। तो इन्होंने समझा कि केवल और केवल व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने से उसका उन्नति नहीं हो सकता है, हमें पश्चात शिक्षा को भी अपनाना चाहिए। हमें पश्चिम में किस तरह की खोज हो रहा है, किस तरह की नए ज्ञान का उदय हो रहा है, नई चीजों की शुरुआत हो रहा है, उन चीज को भी समझना चाहिए।
दूसरा इन्होंने क्या किया कि सरकारी सहयोग एवं संरक्षण से मुसलमानों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। सुधार का प्रयास। इस आंदोलन में यह भी प्रयास किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश शासन है, इससे मदद लिया जाए और शिक्षा के द्वारा या किसी अन्य तरीके से जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके जीवन को बेहतर किस तरह से बनाया जाए, इसके लिए भी इन्होंने प्रयास किया। यानी कि ये जो अलीगढ़ आंदोलन है, ये अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक विचारों से प्रभावित था और ये चाहते थे कि मुस्लिम धर्म के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर यानी इस्लाम धर्म के अंदर नई सोच का संश्लेषण हो। जो पश्चिम की नई विचारें हैं उन विचारों को इस्लाम के अंदर लाया जाए और उस नए दृष्टिकोण से समाज को सुदृढ़ किया जाए, समाज के अंदर जो पुरानी कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं को दूर किया जाए। अगर हम इस आंदोलन की सीमा की बात करें, यानी कि कमी की बात करें कि क्या कमी रह गया था इस आंदोलन में, अगर हम ये देखें कि सीमाएं क्या था, देखिए सबसे बड़ा सीमा तो यही था कि ये राष्ट्रवाद की जगह ब्रिटिश सरकार के समर्थक बन गया। ये समर्थक, यानी कि अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत होता है वो इस्लाम के अंदर सुधार के लिए होता है, पर अलीगढ़ आंदोलन का एक उद्देश्य ये भी था कि सरकार से किस तरह से संरक्षण प्राप्त किया जाए, किस तरह से संसाधन प्राप्त किया जाए और फिर जो मुस्लिम समाज है उसके विकास में, उसके उत्थान में प्रयास किया जाए। पर ये एक चीज ऐसा रहा जिसके वजह से ये जो अलीगढ़ आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन राष्ट्रवादी विचारों से दूर हट जाता है और सरकार के समर्थक बन जाते हैं। इस वजह से इन्होंने क्या किया था कि जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं कार्य का इन्होंने जमकर विरोध किया था। दूसरा चीज अगर हम देखें कि इन्होंने क्यों समर्थन किया, क्योंकि इन्होंने अपने विचारों के सेंटर में इस्लाम को रखा था, मुस्लिम समाज को रखा था, बल्कि देश को नहीं रखा था। इसका मानना था कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना उत्थान करना है तो उसको ब्रिटिश समर्थक बनना पड़ेगा, उसको जो ब्रिटिश शासक है उनके समर्थन में, उनके साथ में रहना पड़ेगा, तब जाकर के ही उनका सुधार हो सकता है। तो ये कुछ कमियां था अलीगढ़ आंदोलन का। और अब हम समझते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया, जिसके वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ और मुस्लिम समाज में कहीं न कहीं जो आधुनिक सुधार है, या हम ये समझें कि मुस्लिम समाज को जिन्होंने आधुनिकता के करीब लाया, उनमें से जो एक व्यक्ति था सर सैयद अहमद खां, हम उसके विषय में समझते हैं कि वो किस तरह के आदमी था और उन्होंने क्या क्या काम किया था। सर सैयद
अहमद खां। अगर हम सर सैयद अहमद खां की बात करें तो इसका जन्म होता है 1817 ईस्वी से लेकर के 1898 ईस्वी तक। और जो सर सैयद अहमद खां थे ये क्या थे, ये ब्रिटिश न्यायिक सेवा के अधिकारी थे। ब्रिटिश न्यायिक सेवा के अधिकारी। ब्रिटिश न्यायिक सेवा के अधिकारी थे सर सैयद अहमद खां। और 1876 में ये रिटायर हो जाते हैं। 1876 में ये रिटायर हो जाते हैं। और रिटायर होने के बाद जो ब्रिटिश के लिए कानून बनाने के वाली एक संस्था थी, 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बना। तो जो सर सैयद अहमद खां थे एक ब्रिटिश न्यायिक सेवा के अधिकारी थे, यानी कि ब्रिटिश शासन के अंदर जो न्यायालय है उस न्यायालय के एक अधिकारी हुआ करते थे सर सैयद अहमद खां। 1876 में ये सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया। और उसके बाद 1878 में ये ब्रिटिश शासन के अंदर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका ये सदस्य बनते हैं। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसका काम था भारत के शासन के लिए विधि बनाना, कानून बनाना, तो उसका ये हिस्सा बन जाते हैं। और चूंकि ये न्यायिक सेवा का अधिकारी था ही तो विधि के संबंध में इसके पास अच्छा ज्ञान था, नॉलेज था। 1878 में सरकार के प्रति इनके समर्पण को लेकर के इसे नाइटहुड का उपाधि दिया जाता है। (1888) में इसको नाइटहुड का उपाधि दिया गया। नाइटहुड का उपाधि दिया गया। क्यों? सरकार के प्रति समर्पण को लेकर के। सरकार के प्रति समर्पण के कारण जो सर सैयद अहमद खां थे इसको नाइटहुड का उपाधि दिया गया। और सैयद अहमद खां का नया नाम क्या हो गया? सर लग गया। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को नाइटहुड का उपाधि दिया जाता है उसके आगे सर लगता है। देखिए जो सर सैयद अहमद खां थे इन्होंने क्या किया कि शुरू में भारत की एकता के लिए इन्होंने काफी आवाज उठाया और इन्होंने माना कि हिंदू मुस्लिम दोनों लोग भारत की संस्कृति के अभिन्न हिस्सा है। पर बाद के वर्षों में क्या किया कि जो अंग्रेज है उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति शुरू किया और सर सैयद अहमद खां को हिंदू के विरुद्ध भड़काने के प्रयास करता है और इसके लिए इसको कई तरह के सम्मान देने का प्रयास करता है। तो बाद के वर्षों में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है 1885 में, तो उसको कमजोर करने के लिए क्या करता है कि सर सैयद अहमद खां ये कोशिश करता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कांग्रेस से दूर रहे, कांग्रेस से अलग रहे और ये अपने आप को एक धार्मिक नेता के रूप में तैयार करने का कोशिश करता है। इनके कार्यों में जो सबसे बड़ा कार्य था वो ये कि इन्होंने क्या किया कि कुरान का व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर किया, वैज्ञानिक तर्क पर किया। इन्होंने कुरान का व्याख्या किया और वैज्ञानिक तर्क पे किया, यानी कि और इन्होंने ये भी कोशिश किया कि इस्लाम धर्म के अंदर किस तरह से आधुनिक शिक्षाएं दिया जाए,
आधुनिक शिक्षा का किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना किया। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करता है। और 1888 में इन्होंने क्या किया कि जिस साल इसको नाइट का उपाधि दिया गया, उस साल से इन्होंने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया और कांग्रेस को एक हिंदुवादी संगठन के रूप में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। इसके पीछे कहीं न कहीं जो ब्रिटिश शासन है उनका भी हाथ था, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसी संस्था तैयार हो जो हिंदू और मुस्लिम को एकजुट होने से रोके, क्योंकि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने मिलकर के ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन किया था, क्रांति किया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य इस बात से डरे हुए थे कि हिंदू मुस्लिम की एकता कहीं न कहीं उनके साम्राज्य के लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म के अंदर एक गुट तैयार करने का कोशिश किया सर सैयद अहमद खां का। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसका इन्होंने विरोध किया। 1888 में एक संस्था का निर्माण होता है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना होता है 1888 में। इसमें एक तरफ तो सर सैयद अहमद खां थे और दूसरी तरफ कुछ और हिंदू लोगों को भड़काने का कोशिश किया, और दूसरी तरफ थे राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद सिंह, ये कहाँ के थे? ये बनारस के राजा थे, बनारस के राजा। इन दोनों ने एक संस्था बनाया था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, और ये दोनों संस्था उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उसका उन्होंने विरोध किया। पर एक चीज अच्छा हुआ कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो प्रयास किया गया, इन्होंने एक तो जो कॉलेज की स्थापना की उसमें वैज्ञानिक आधार पे और अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत हुआ। तो कहीं न कहीं जो इस्लाम के अंदर आधुनिक विचारों का, आधुनिक शिक्षाओं की शुरुआत करने का श्रेय जाता है, ये सर सैयद अहमद खां को जाता है। और इन्होंने जब आधुनिकता की बात की तो आधुनिकता के अंदर इन्होंने ये भी कोशिश किया कि महिलाओं की स्थिति किस तरह से सुधार किया जाए, उसके अंदर जो पर्दा प्रथा है, उसके अंदर जो उनको शिक्षा नहीं दिया जाता है, उसको किस तरह से खत्म किया जाए, इस तरह की कोशिशें भी अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा किया जाता है। और अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम समाज सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये प्रमुख आंदोलन था जो मुस्लिम समाज के अंदर 19वीं शताब्दी में सुधार के लिए हुआ था। आगे हम समझेंगे जो भारत के अंदर दूसरे धर्म है, जो पारसी धर्म है, उसमें किस तरह की सुधार आंदोलन होता है। उसके बाद सिख धर्म के अंदर किस तरह की सुधार आंदोलन होता है। हमने अभी तक धर्म के आधार पर सुधार आंदोलन को देखा, पर महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी 19वीं शताब्दी में। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किस तरह का प्रयास किया जाता है। और दूसरी चीज, जो हिंदू समाज के अंदर जाति आधारित भेदभाव था, या जाति के आधार पर जो समाज के अंदर कुप्रथाएं थी, जो बुराइयां थी, उन बुराइयों से किस तरह से लड़ने का प्रयास किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।